सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है भैया वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान। ठीक है, और विज्ञान में भी अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और ये हमारा दूसरा चैप्टर जो है आज उसका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अगर टोटल लेक्चर की बात की जाए तो मेरा ये 21वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 20 लेक्चर और दिए। इन 20 लेक्चर में हमारे जो 2 लेसन हैं विद क्वेश्चन आंसर्स के, जहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और आज के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चा। ठीक है, चलो बेटा चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस माय यूट्यूब चैनल आर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर। इससे होगा क्या, जब भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जितने टाइम भी करूंगा, उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं। और जैसे कि हमको पता ही है कि ये जो हमारा पाठ है वो कौन सा पाठ है, हमारा जो पाठ है ये बच्चा हमारा शुरू होने वाला है, यानी कि दूसरा लेसन जो है इसका अंत है। अंत का मतलब ये है कि लास्ट लेक्चर बस है ना। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा अगले वाले लेक्चर में, यानी कि कल। ठीक है, तो भाई देखिए क्या पढ़ना है हमको। पहले तो क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, क्वेश्चन आंसर, समय को बर्बाद नहीं करते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पीतल। ठीक है ना, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीतल और जो तांबे के बर्तन होते हैं उसमें कोई दही भी खट्टा होता है हमारा। ठीक है, या कोई अन्य जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पता ही है ये पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं, जैसे हम खाने वाली कोई वस्तु उसमें रख देते हैं, तो उसमें खट्टी वस्तु और आपको दही नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है वो भी समझते हैं। देखिए ऐसा है कि जो पीतल होती है, ठीक है, या जो तांबे के बर्तन होते हैं, जब इनमें कोई खट्टा पदार्थ रखा जाता है, अब जरा आप गौर करें खट्टे पदार्थ कौन से होते हैं। तो अब थोड़ी हम आपको बैक ले चलते हैं। आपने अम्लों की परिभाषा पढ़ी है ना। अम्ल कौन से होते हैं, जिनमें H+ आयन देते हैं जो जल अपघटन, वो आपके क्या कहलाते हैं बच्चा, वो आपके कहलाते हैं अम्ल। ठीक है, अगर आप किसी को जल में घोलते हैं और अगर वो H+ आयन को बनाता है तो समझ लीजिए कि वो बेटा एक अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल जो होते हैं उनमें उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है, और अम्ल जो होता है इस प्रकार की जो धातुएं होती हैं जैसे कि पीतल है, तांबा है, इनसे क्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं। कैसे लवण बनाते हैं, हानिकारक भी कह सकते हैं उनको। ठीक है ना, और विषैले लवण बनाते हैं, है ना। अब विषैले हैं तो उनमें विष यानी कि जहर थोड़ी मात्रा में रहता है। ठीक है, तो अगर आप उसका सेवन करते हैं तो थोड़े ही सही, है ना, पर वो आपको इफेक्ट जरूर करेगा। आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है, आपको विभिन्न प्रकार के पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आप अभी भी दही या कोई खट्टे पदार्थ को आप तांबे या पीतल के बर्तन में रखते हैं थोड़े समय के लिए, फिर उसके बाद खाते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर लीजिए। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो खट्टे पदार्थों की बात हो रही है। ठीक है ना, दही या खट्टे पदार्थों को भूलकर भी आपको पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप रखेंगे तो ये क्या होता है, उसमें पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल से अभिक्रिया करके बच्चा हानिकारक लवण बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और जो हानिकारक लवण होते हैं वो उसी में रह जाते हैं खाद्य पदार्थों में। अगर आपने दही रखा तो दही में मौजूद रह जाते हैं, और जब आप उनका सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो आप तुरंत ही ऐसा कुछ अगर करते हैं तो बच्चा बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है कि धातु के साथ अम्ल की जो अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, अगर आपने लेक्चर को, जो पुराने लेक्चर हैं, सिर्फ सुना ही होगा बहुत केयरफुली, तो आपको आंसर मिल गया होगा। हमने आपको एक गुण लिखाया था, पहले और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। ठीक है, कि गैस की उपस्थिति की जांच आप लोग जो है वो बेटा कैसे करते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु, है ना, अम्ल के साथ, तो हमने बेटा आपको अम्ल जब आपने पढ़ा था, ठीक है, अम्ल जब हमने आपको पढ़ाया था तो अम्ल में हमने आपको क्या पढ़ाया था, अम्लों के गुण पढ़ाए थे। तो गुणों में एक रासायनिक गुण में हमने पॉइंट में आपको लिखवाया था कि जो अम्ल होते हैं वो बहुत सारी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस को बच्चा मुक्त करते हैं। ठीक है, कौन सी गैस निकालते हैं, अम्ल जब भी
किसी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं बच्चा, रिलीज करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। एक तो आंसर हमको मिल गया है। दूसरा क्या कह रहा है, एक उदाहरण के द्वारा समझे। तो उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है आपको, मान लीजिए है ना, जिंक है, ठीक है, जिंक क्या होता है, जैडन होता है, और आप सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी क्रिया कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, ठीक है। अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, जैडन जो होता है वो SO4 से जुड़ के क्या बनाता है बेटा, ZnSO4 प्लस के हाइड्रोजन गैस बच्चा कहाँ निकलती है, बाहर। तो हमको यही तो पूछा जा रहा था, क्या जब कोई अम्ल जो होता है किसी धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस रिलीज करता है, तो हमको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जाम्पल के रूप में ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही ना, Zn प्लस के H2SO4 है ना, गिव्स ZnSO4 प्लस के H2, ये भी आप बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में उदाहरण दिया गया, तो आप इस रिएक्शन को भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका मोस्ट है ये, ठीक है, और आपको इसे याद करना ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो अल्कोहल होता है, ठीक है, एवं ग्लूकोज जो होता है ना, इनमें हाइड्रोजन होता तो है ना, लेकिन इनका जो वर्गीकरण, परंतु अब सुनो फिर से, अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल भी हो सकता है था, जैसे यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर OH करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो है, बट इस हाइड्रोजन को हम लोग जो है वो अम्ल नहीं मानते हैं। या ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है आपका, C6H12O6, ये आपका होता है ग्लूकोज। इसमें भी बच्चा आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन इसको भी अम्ल नहीं माना जाता है, यानी कि ग्लूकोज और अल्कोहल को अम्ल नहीं माना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्यों, परंतु उसमें हाइड्रोजन तो होता है भाई। तो देखो हमारी बात सुनिए बहुत अच्छे से, ठीक है, ये तो एक प्रैक्टिकल है जो आपको लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिकली पूछा जाए तो ठीक, नहीं तो सीधी थ्योरी जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको भी लिख सकते हैं। बोले सर वो क्या है, चलिए देखो देखते हैं। अब आ जाओ जरा अम्ल पर। ठीक है, तो अम्ल की बेटा डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको तो याद है। हम कहेंगे वो क्या है, तो आप कहेंगे कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, है ना, या आधुनिक परिभाषा की बात करें कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, उन्हें असल में कहा जाता है अम्ल। तो कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, बट वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन उसको बनाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वो अम्ल नहीं है। फिर जरा ध्यान दें सब लोग, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं बच्चा, उनको हम लोग कहते हैं अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर बस आपको आंसर मिल गया होगा, तो आप बस यहाँ पर इतना लिख सकते हैं कि जो अल्कोहल होता है और जो ग्लूकोज होता है, जो अल्कोहल है आपका और जो ग्लूकोज है बच्चा, ये जल में घुलकर, किस में घुलकर, जल में घुलकर H+ आयन का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए बच्चा इनको अम्ल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। समझ में आ गई बात आपको। फिर जरा ध्यान दें सब लोग। ठीक है, जो आपका अल्कोहल तथा जो ग्लूकोज होता है, ये जल अपघटन पर या जल में घुलने पर, है ना, ये क्या करते हैं, H+ आयन का निर्माण नहीं करते हैं, इस कारण बच्चा इनको अम्ल नहीं कहा जाता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल आपको दिखाया जा रहा है। ये एक प्रकार का ये फ्लास्क है, जो कांच का बीकर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये बीकर हो गया, इसमें हमने क्या लिक्विड भर दिया। ठीक है, और ये उपकरण पूरा लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये बल्ब है जो ये बताता है कि जैसे आपने देखा नहीं है, बोर्ड हमारे पास लगा होता है, उसमें एक रेड कलर का बल्ब लगा होता है LED, जो ये इंडिकेट करता है कि लाइट आ रही है अथवा नहीं आ रही है। उसका संपर्क हमेशा किससे करते हैं, उसका संपर्क हम लोग करते हैं लाइट से, ताकि आपको ये पता चलता रहे भाई अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो आप क्या करेंगे, लाइट जाने के बाद भी आपको पता ही नहीं चलता कि लाइट कब जाती है ना, आपकी तो विद्युत जो है बराबर आती रहती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर LED बल्ब लगाते हैं, यहाँ स्विच होता है, बटन समझ लीजिए, और यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। तो जब इस बेटा इसमें क्या कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो यहाँ पर H+ आयन जो है बच्चा वो प्राप्त नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज को जब हम डालकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, तो यहाँ पर हमको H+ आयन बच्चा प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो ग्लूकोज होता है या जो अल्कोहल होता है उसको अम्ल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमको चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चा, तो बच्चा आगे देखते हैं जल्दी से कि आगे हमको क्या करना है, वो भी देखो।
क्वेश्चन नंबर जो बेटा अगला है वो हमारा क्या कहता है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता। सबसे पहले तो भैया एक वर्ड जो आपको मिला चालक, अब बोले सर ये क्या होता है। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत जो है वो प्रवाहित हो जाती है। जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, जितनी भी धातुएं हो गई, ठीक है, गीली लकड़ी हो गई हमारी, तो वही यानी कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी करंट लग जाए आपको, ठीक है, सीधी भाषा में समझे कि आप उसमें अगर आप विद्युत प्रवाहित कर रहे हो, आप उसको टच करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, आपको झटका लग रहा हो बेहतरीन सा, ठीक है, तो वो भाई आपके चालक होते हैं। ठीक, अब उनका कहना क्या है समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ वो आपके बहुत महत्वपूर्ण NCERT क्वेश्चन है, तो बेटा इनको आपको कैसे भी करके याद करना ही है, ठीक है, क्योंकि यहीं से परीक्षा में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलो देखो, तो विद्युत का चालक नहीं होता है, इनका कहने का मतलब यह है कि शुद्ध जो जल होता है, शुद्ध जल का मतलब ये है कि शुद्ध जो जल होता है बच्चा वो विद्युत का चालक नहीं होता। आप अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वायर भी डालते हैं ना तो उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। दूसरे हिस्से पर अगर आप उसमें हाथ डालते हैं पानी में, तार पकड़ेंगे तो लगेगा, पर पानी विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों? अब वो क्या कह रहे हैं, जबकि वर्षा का जल तो करता है भाई। तो इससे दो चीज़ें क्लियर हो गई, क्या? शुद्ध जल नहीं करता है, ठीक है, इसका मतलब वर्षा का जल करता है, तो इसका मतलब वर्षा का जो जल है वो शुद्ध नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? वो क्या कर रहा है, आश्रित जल जो होता है वो चालक का काम करता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जबकि वर्षा का जल नहीं करता, उसमें वो आपका चालक का काम करता है। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि शुद्ध जल में आपको पता है कि H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बराबर होती है, यानी कि अगर ये 7 है तो ये भी 7 होंगे, ये 8 तो ये भी 8 होंगे आपके। ठीक है ना? तो यहाँ पर बेटा आपको ये जो उदासीन होता है, इसका जो विलयन होता है वो बेटा कैसा होता है, उदासीन होता है। तो जब इसमें बच्चा मुक्त आयन ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आश्रित जल न तो क्षारकीय होता है न अम्लीय होता है, अतः आयनों में विघटित नहीं होता है, यानी कि इसमें आयन नहीं होते हैं। ठीक है ना? अतः यह कैसा होता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। अब भैया दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि वर्षा का जो जल है बच्चा, ठीक है, वर्षा जानते हैं आप लोग, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 तो उपस्थित होती है, इतना तो पता ही है हम लोगों को। ठीक है ना? कि हमको जैसे हम सांस छोड़ते हैं ना तो CO2 निकलती है, वाहनों से भी निकलती है CO2, कई सारी फैक्ट्रियों से भी निकलती है CO2। ठीक है ना? तो ये CO2 वायुमंडल में रहती है और ये बादलों के साथ मिलती है, ये CO2 है। बादल में वाष्प होती है। बादल का क्या मतलब होता है, जो भाप होती है जल की उसी से तो बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो बच्चा ये जो आपकी CO2 होती है ये इससे मिल जाती है और बनाती है H2CO होती है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना? या इसको कार्बोनिक अम्ल भी कहा जाता है। तो यही जो अम्ल होता है जब ये जल में घुलता है तो ये हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। अब चूंकि ये हाइड्रोनियम आयन बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आयन है, ये अम्लीय है आपका। ठीक है ना? तो बस आपको ये याद रखना है कि जो CO2 होती है बच्चा, वर्षा के जल में CO2 घुली रहती है और वो बनाती है कार्बोनिक अम्ल। यही कार्बोनिक अम्ल क्या बनाता है, H3O+ आयन बनाता है। इन आयनों की उपस्थिति के कारण ही जो वर्षा का जल होता है वो बेटा विद्युत का चालन करता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। किस कारण? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो H2CO3 होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसमें CO2 गैस जो होती है वो घुली रहती है। अब आपको सारी चीज़ क्लियर होगी बच्चा, है ना? समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है कि ये सारा मैंने आपको कोशिश पूरी की है। फिर समझिए, वर्षा का जो बादल होते हैं, क्या होते हैं बादल, उसका भापे के तो होते हैं, उसमें घुल जाती है बच्चा CO2 उसमें घुल के यानी कि मिल के क्या बनाती है, H2CO3। H2CO3 क्या होता है, एक प्रकार का अम्ल होता है जो जल में घुलने के बाद H3O+ आयन का निर्माण करता है। तो इसीलिए इन आयनों की उपस्थिति के कारण ही जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का चालक होता है। ठीक है बच्चा, चलो बेटा हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी हमने क्या कहा आपसे, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है, सारे नहीं करा रहे हैं, है ना, यहाँ पर जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या कभी पूछे गए वही क्वेश्चंस हैं, तो बच्चा आप इनको अच्छे से लिखकर याद कर लेना। ठीक है, तो जल की उपस्थिति में अम्ल का जो व्यवहार होता है वो अम्लीय क्यों नहीं होता, क्या कह रहे हैं वो, यानी कि अगर कोई अम्ल है,
मान लो HCl है, ठीक है, तो ये अगर इसे जल में ना घोला जाए तो ये अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता। देखो भाई ऐसा है कि जब तक आप किसी भी अम्ल को पानी में नहीं घोलोगे तब तक वो इस प्रकार से वियोजित नहीं होगा, नहीं होगा ना, Cl-। जब तक ये इस प्रकार से वियोजित नहीं होगा तो इसमें H+ आयन कहाँ से मिलेंगे, और जब यही नहीं होंगे H+ आयन तो बच्चा हमको ये बताओ क्या उसको अम्ल कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। अगर आप फॉर्मूला देख के कहेंगे तो बेटा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल हमने आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाया था, इसमें भी बेटा अम्ल H होता है, लेकिन हमें क्या पता कि ये आयन बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है ना। और अगर हम HCl की बात करें तो जब पता कब चलता है, जब इन्हें पानी में घोलो आप, ठीक है, और जब ये पानी में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं तो भाई ये क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो इसीलिए बच्चा जल की उपस्थिति में ही हमको ये पता चल सकता है कि वो अम्लीय है या नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो आपको सीधा लिखना है कि जल की अनुपस्थिति में जल जो होता है अपने आयनों में विघटित है ना, नहीं होता, इसलिए वह अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करता, यानी कि उसका आयनन नहीं होता है। ठीक है बच्चा, चलो बेटा आगे देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, क्या है, सूचक से क्वेश्चन आपका बना है ABCDE, ठीक है ना, ये आपके 5 प्रकार के कोई विलयन हैं ABCDE। सार्वत्रिक सूचक से इसकी जांच की जाती है तो pH मान इसका निकलता है, कितना निकलता है भाई, ये भी देख लो। A का हमारा निकलता है 4, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें एग्जाम्पल में इसको करा चुके हैं, हमको कंफर्म याद नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया है। अगर करा दिया हो तो कोई बात नहीं, रिवीजन ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। C का pH मान भाई साहब तीसरे नंबर पे 11 है, और D का pH मान भाई आपका आता है, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। और अगर E की बात करें बच्चा तो हमारा आ रहा है 9, ठीक है। तो ये सबकी pH मान दी गई है। अब उन्होंने कहा कौन सा विलयन, ठीक है ना, उदासीन है, प्रबल अम्लीय है, ठीक है ना, प्रबल लिखा प्रबल क्षारीय है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है, और इनकी सांद्रता का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक, तो पहला तो समझिए आंसर, क्या समझना है, उदासीन कौन सा है, तो जिस विलयन की pH मान भाई साहब कितनी होती है 7, उसी को हम लोग कहते हैं उदासीन। अब 7 pH मान वाला विलयन जो तो कौन सा था बेटा, D, ठीक है ना, क्योंकि D की pH मान बच्चा कितनी थी 7, तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा A का, उन्होंने उदासीन पूछा था तो D विलयन उदासीन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी pH मान बच्चा कितनी है 7, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रबल क्षारीय कौन सा होता है। अब क्षारीय कौन से होते हैं, 7 के ऊपर जिन विलयनों की pH मान होती है वो आपके होते हैं क्षारीय। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, अब देखो 7 के ऊपर 2 विलयन की pH मान है, एक तो 9 की है और एक आपका 11 है, ठीक है। तो अब ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जिसकी pH मान ज़्यादा होगी, यानी कि 11 जिस विलयन की pH मान है वो ज़्यादा क्षारीय होगा। तो प्रबल क्षारीय इन्होंने पूछा था, तो 11 किसकी है बच्चा, C की, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो C हो जाएगा सही। क्यों हो जाएगा, क्योंकि C विलयन की pH मान 11 है और ज़्यादा pH मान वाला विलयन जो होता है वो ज़्यादा क्षारीय होता है। 2 आंसर बच्चा हमको मिल गए। तीसरा क्या हमारा, प्रबल अम्लीय कौन सा होता है, तो भाई अम्लीय देखो पहले 7 से नीचे क्या होता है अम्लीय, तो एक तो हमारा 4 है, एक हमारा 1 है। तो यहाँ पर अम्लता बेटा उल्टे क्रम में घटती है, जिस विलयन की pH मान जितनी कम होगी वह उतना ही ज़्यादा जो होगा वो कैसा होगा, आपका अम्लीय होगा। तो यहाँ पर 4 और अगर 1 में तुलना करें बच्चा तो 1 जो है इसकी pH मान सबसे कम है ना, तो ये बेटा प्रबल अम्लीय होगा, यानी कि जो ऑप्शन आपका C है, ठीक है। अब 1 है किसका, तो 1 बच्चा B का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा वो आपका होगा B, ठीक है। दुर्बल अम्लीय कौन सा है, तो जाहिर सी बात है जब ये प्रबल है 1 वाला तो दुर्बल अम्लीय 4 वाला हो गया। अब 4 वाला है किसका, तो हम कहेंगे A का मान ही तो था 4, A बराबर बेटा कितना था 4, है ना। ऐसे तो था हमारा, पहले पे A, दूसरे पे B, C D E, क्रम से 4 1 11 7 और 9, ऐसे ही है ना हमारा। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ A, ठीक है। चलो बेटा अब कह रहा है दुर्बल क्षारीय कौन सा होगा, तो फिर से प्रबल क्षारीय कौन सा था आपका 11 था, तो दुर्बल क्षारीय अपना कौन सा हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 7 से ऊपर ही तो क्षारीय होते हैं। तो 7 से ऊपर एक तो 9 है आपका, एक 11 है, तो ये प्रबल है और ये आपका कैसा है दुर्बल। तो यहाँ पर जो हमारा E ऑप्शन होगा बच्चा वो सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि E विलयन की pH मान कितनी थी 9 थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे जो हैं वो बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं वो, pH मानों के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्रम में
व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो देखो ऐसा है कि हमको इसको आरोही क्रम लिखना है। किसका लिखना है? जिसमें H+ आयन की सांद्रता जो है वो ज़्यादा हो। तो प्रबल अम्लीय में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद दुर्बल अम्लीय, विलयन की pH मान है ना, अम्लीय 7, उसके बाद कितना होगा आपका 9, उसके बाद 11। लेकिन हमको किस ऑर्डर में लिखना है? बढ़ते हुए में। तो सबसे कम किस में होगी? जो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा उसमें H+ आयन की सांद्रता जो होगी बच्चा सबसे कम, उसके बाद कम क्षारीय, उसके बाद बेटा उदासीन होगा आपका, उसके बाद 4 होगा और उसके बाद 1 होगा। इसका मतलब क्या कि 1 विलयन की जो pH मान है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है और उसमें H+ की आयन की सांद्रता उतनी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा जो है ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो भी ज़रा देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है भाई कि ताज़ा जो दूध होता है ना, उसमें क्या होता है? उसका pH मान भाई 6 होता है। कितना होता है? तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन जाता है कि ताज़े दूध का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो आपको आंसर करना है बच्चा 6। दही बन जाने पर इसके जो pH मान में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो आपको पता ही है ना, दही का स्वाद कैसा होता है बच्चा? खट्टा होता है कि नहीं होता? दही का जो स्वाद होता है बच्चा वो कैसा होता है? खट्टा होता है। अब जितना ज़्यादा खट्टा होगा इसका मतलब उसमें pH मान उतनी ही कम हो जाएगी क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दही में जमने पर जो लैक्टोज अम्ल है ना, अब एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है दूसरा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो बेटा हाँ शर्करा ही कहो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शर्करा की अगर बात करें तो लैक्टोज शर्करा होती है, इसके कारण उसका स्वाद जो होता है मीठा होता है। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल उसमें पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है ये खट्टा, इसकी अम्लता जो है वो बढ़ने लगाती है। यानी कि अम्लता कब बढ़ेगी? जब pH मान आपकी घटेगी। ठीक है ना, तो उसकी pH मान बच्चा कैसी हो जाती है? कम। इसलिए इसमें क्या होता है परिवर्तन? जब दही बनता है तो वह ज़्यादा खट्टा हो जाता है, यानी कि विलयन की pH मान जो होती है बच्चा वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, एक कोई ग्वाला है, मतलब दूध, ग्वाला मतलब गाय चराने वाले जो होते हैं ना। ठीक है, तो ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ठीक है, अब क्या एक क्वेश्चन क्या है, ताज़े दूध यानी ज़्यादा दूध कुछ pH मान मिलाने पर 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं? इसका कारण क्या होता है? उन्होंने ये पूछा कि दूध में हम थोड़ा सा क्यों मिलाते हैं बेकिंग सोडा और उसकी pH मान क्षारीय क्यों बना देते हैं, उसको क्षारीय क्यों बनाते हैं? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है वो भी समझो। तो पहले का ऑप्शन भैया ये होगा कि बेकिंग सोडा, पहली बात तो वो क्षारीय होता है, जो उसमें मिलाते हैं खाने वाला सोडा उसी को बच्चा हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। आपने इसे बनाने की विधि, गुण, उपयोग सारे सब कुछ सीखा है। ठीक है, इसी चैप्टर में। तो इसे जब दूध में मिला देते हैं ना तो दूध बच्चा वो हो जाता है क्षारीय। ठीक है, जब वो क्षारीय हो जाता है तो उसको जो फटने में, यानी कि दूध जो ख़राब होता है वो नहीं होता, यानी जल्दी। अगर आपके घर में दूध आता है कच्चा और अगर आप उसको उबाल कर नहीं रखते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाता है वो। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दें तो दूध जो होता है वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि खाने वाले सोडे में क्या पाया जाता है? क्षार। ठीक है ना, जब वो क्षार पाया जाता है तो वो क्या करता है? क्षार जो होता है वो दूध की अम्लता को ख़त्म कर देता है, इससे दूध जो होता है वो देर तक नहीं फटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दूध को दही बनाने में अगला समय क्यों लगता है? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया हमने आपको कि इसमें क्या होता है, क्षार की मात्रा जो हो जाती है बच्चा वो बढ़ जाती है और लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बनने के लिए अम्लीय परिस्थितियाँ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, यानी सीधी बात आप इतना आंसर दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक मिनट, हाँ, क्योंकि जो लैक्टिक अम्ल होता है उसकी अम्लता बेटा जो होती है बहुत देर में बढ़ती है। यानी कि बेकिंग सोडा क्या करता है, जो उसमें अम्ल होता है इसको उदासीन कर देता है। अम्ल कौन सा होता है? अभी हाल हमने बताया था आपको, लैक्टिक अम्ल। शर्करा कौन सी होती है दूध में? तो आप कहेंगे सर लैक्टोज शर्करा। शर्करा का मतलब जिनका स्वाद मीठा होता है, असल में उनको शर्करा कहा जाता है, शक्कर। ठीक है बच्चा, तो ये बेटा आपके 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बस लास्ट अंतिम क्वेश्चन और बचता हमारा, वो ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए, क्यों? इसकी व्याख्या आपको करनी है। आर्द्र का मतलब होता है ऐसे बर्तनों में रखा जाना चाहिए, किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये कहाँ गया, हाँ, बर्तन में रखा जाना चाहिए। इसकी व्याख्या करो, क्यों रखना चाहिए, ये कारण बताओ। तो भाई POP जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको पता ही है, ये जब पानी से क्रिया कर देता है ना तो ये क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। अब बोले सर जिप्सम क्या होता है?
तो बस ये समझो कि जब आप सीमेंट जैसे होता है सीमेंट, है ना, जब उसमें पानी मिलाकर आप रख देते हो सीमेंट जम जाता है, कठोर हो जाता है, फिर आप उसका यूज नहीं कर सकते, दोबारा नहीं कर सकते, एक ही बार होता है ना सीमेंट का यूज। ये तो है नहीं कि आपने मसाला घोल के रख दिया और 2 दिन बाद आप उसको करें, वो तो पत्थर हो जाएगा और आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं, एक ही बार कर सकते हैं। ऐसे ही पीओपी क्या होता है बच्चा, वो जब पानी या उसमें नमी लग जाती है तो वो जिप्सम बना लेता है, जो एक कठोर पदार्थ होता है। समझ में आ रही ना, तो फिर उसका आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम बनाता है, ठीक है। अतः यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखा जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर जिप्सम जो है में बदल जाएगा वो, यानी कि नमी को, वातावरण से नमी को ग्रहण कर जिप्सम बदल जाएगा, तो फिर उसका हम यूज नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है। अब ये जम जाता है, इसका भी उपयोग है, अगर ये जमे ना तो इसकी मूर्तियाँ नहीं बना सकते हम लोग, इसके स्टैचू, है ना, आप इसके जो मूर्तियाँ स्टैचू जो हैं वो नहीं बना सकते, आप इसके खिलौने नहीं बना सकते हैं, ये जमता है, इसीलिए तो बेटा हम इसको यूज करते हैं। अब आप सीमेंट की जगह किसी और पदार्थ का भी यूज क्यों नहीं करते घर बनाने में, क्योंकि वो जमते ही नहीं है, ठीक है, कठोर नहीं होते हैं, बाद के बाद पता चला भसक गया घर, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि नमी को ग्रहण करके जिप्सम बनाता है। जिप्सम कैसा होता है, कठोर, और ये फिर यूजलेस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा हमारा जो लास्ट टॉपिक था, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ एक बात और, आप घर पर रह के आप चीज़ों को बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। कोशिश पूरी की जा रही है कि मैं अब तक अच्छे से अच्छा मटेरियल जो है वो पहुँचाऊँ, और प्रयास भी कर रहे हैं पूरा अपना, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है बच्चा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।